रहे हैं जुगनू में दिन की समीक्षा, कर रहे हैं जुगनू में दिन की समीक्षा। जाने कैसी भोर की प्रस्तावना है अंधेरी रात, कोहरा भी घना है और उजालों की तरफ जाना मना है। तो क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच में दो शख्सियत को हमने आमंत्रित किया है, जिसमें एक शख्स जो हमारे बीच में है वो है ज्ञानचंद मर्मज्ञ, एक बहुत मीठे गीतकार जो बनारस से हमारे बीच में आते हैं और कर्नाटक में पहुंच जाते हैं। 1986 से आप बेंगलोर में हैं और मैं अगर इनकी विशेषताओं को गिनाऊंगा तो बहुत सारी विशेषताएं होगी, लेकिन उसमें से कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि आप हिंदी के प्रचार और प्रसार में जो कर्नाटक के अंदर अग्रगण्य हस्ताक्षर हैं उनमें से एक हैं। 11वें हिंदी विश्व सम्मेलन में मॉरिशस में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय द्वारा सरकारी प्रतिनिधि के रूप में आपकी उसमें सहभागिता रही। इसके लिए हम सब इनको बधाई देते हैं और कर्नाटक की ओर से भी आपका विशेष सम्मान और स्वागत किया गया था। टेलीफोन सलाहकार समिति के आप सदस्य हैं, जो प्रसार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कविताएं, निबंध आपकी विशेष रुचि है और आपके न कविताएं और निबंध केवल वैसे ही सुने और पढ़े जाते हैं, बल्कि पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं, जो बेंगलुरु विश्वविद्यालय है, रीवा विश्वविद्यालय है, एमसीआर विश्वविद्यालय तमिलनाडु के पाठ्यक्रम में आपको शामिल किया गया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और साहित्य साधक मंच की आपने एक स्थापना की और उसकी एक मासिक पत्रिका का भी आप संपादन करते हैं। और अगर आपके प्रकाशन के बारे में बात करूं तो आपके 5 किताबें आपकी आ चुकी है, जिसमें मिट्टी की पलकें काव्य संग्रह है, संभव है निबंध संग्रह है, बाल मन का इंद्रधनुष बाल साहित्य है और खूंटी पर आकाश एक निबंध संग्रह है और उन्मुक्त का एक दोहा संग्रह है। और जो अब किताब आने वाली है वो है भोर की प्रस्तावना। तो वो आपकी एक छठी पुस्तक हमारे बीच में होगी। और जो दूसरी शख्सियत हमारे बीच में है वे केशव कुमार कर्ण हैं, जो दरभंगा से हमारे बीच में आते हैं। इन्होंने एमबीए किया, मर्मज्ञ जी ने बीई किया और स्वतंत्र पत्रकारिता, बिहार से ये पत्रकारिता में जुड़ते हैं और पत्रकारिता के सहारे ये बेंगलोर आ जाते हैं और हिंदी साप्ताहिक जनाग्रह कर्नाटक के एक अखबार में आप पत्रकारिता करते हैं और फिर आज की डेट में ये वन इंडिया न्यूज में बतौर कोऑर्डिनेटर एडिटर कार्यरत हैं। कविता, कहानी, आलेख, आलोचना से आप जुड़े हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ कविता यूनि कवि पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। साहित्य साधक मंच से आप सम्मानित हुए और साहित्य साधक मंच के ही जो साहित्यिक पत्रिका है उसके आप सह संपादक नियुक्त हुए, आपके साहित्य साधना को देखते हुए। और साहित्य आपकी आदत सी बन गई है। आप ही एक जगह कहते हैं कि साहित्य की लत सी लग गई है, तो वो लत छोड़ा ही नहीं जा सकती है। लत साहित्य की बड़ी चीज होती है। और ये एक साहित्य की विशेष समझ रखते हैं। मैंने इनको मंचों पर साहित्य पर बात करते हुए सुना है, मैंने साहित्य पर इनको संचालन करते हुए सुना है और मैंने आलोचनात्मक टिप्पणियां करते हुए भी सुना है। तो ये हमारे बीच में विशेष रूप से आमंत्रित हैं मर्मज्ञ जी के साहित्य पर आलोचक दृष्टि रखने के लिए। तो मैं बहुत स्वागत करता हूं केशव कुमार कर्ण जी का भी। तो जब गीतों की बात चलती है तो मुझे याद पड़ता है कि गीत हमेशा कालजयी होते हैं।
गीतों के लिए कहा गया है कि गीत वो साहित्य है जो कालजयी है। और आदि कवि ब्रह्म की रचनाओं के रूप में गीतों की रचना हुई, जिसमें सारे वेद रचे गए, और फिर शिव के डमरू और सरस्वती की वीणा से जो लय उत्पन्न हुई उसको गीतों में ढाला गया, तब जाकर के गीत लयबद्ध हुए। और जहां तक मैंने पढ़ा वहां तक विष्णु, जो विश्व के अणु में कंपन से जो लय पैदा होती है, वहां से गीत की उत्पत्ति मानी जाती है। और ये जो शब्द हैं, ये गरुड़ के पंखों से निकली हुई लय है, ऐसा हमारा पौराणिक इतिहास कहता है। लौकिक काव्य परंपरा में यदि आदि कवि की श्रृंखला में पहला नाम आता है तो वाल्मीकि का आता है, जिन्होंने उर्वशी का विरह और क्रौंच वध को लयबद्ध रचनाओं के रूप में हमारे सामने रखा। और गीत को कहा जाता है कि गीत कविता का निजी स्वर है। गीत कविता का निजी स्वर है और सहज, सीधा और अकृत्रिम बात कहने का एक माध्यम है। और भावावेश में छंद शास्त्रीयता से मुक्त होकर के अगर कोई गीत रचे गए तो वो लोकगीत रचे गए। तो लोकगीतों की परंपरा में भी भाव विभोर गीत आते हैं। और 70 के दशक से अगर मैं ये कहूं कि साहित्य और मनुष्य दोनों ही एक जगह ठिठक सा गया था, एक खड़ा हो गया था। एक खड़े हुए साहित्यकार को, व्यक्ति को समझना और खड़े हुए साहित्य को समझना, जो ठिठक के खड़ा हो जाए, ये 70वें दशक में हुआ। और गीत का लंबा होना एक दुर्गुण माना जाने लगा, तो छोटे गीत हमारे बीच में आए। और फिर यहां तक हुआ कि ये कहा गया कि गीत जो है वो एक जगह मर गया है, ऐसा जाकर के एक जगह कहा गया। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ये कहते हैं कि गीत तो वाणी का द्रव है। वाणी जब द्रवीभूत होती है तो गीत रचा जाता है। और फिर उसके बाद नवगीत आया, और नवगीत में ये कहा गया कि नवगीत वह है, तो गीत तो व्यक्तिगत रचना है, और नवगीत सामयिक समय की बात कहते हुए जो गीत रचा जाए वो नवगीत है। तो मैं यहां से बात के सिरे को पकड़ता हूं कि मर्मज्ञ जी के गीतों में हम गीत और नवगीत दोनों देखते हैं। वे गीत व्यक्तिगत तौर की पीड़ा को भी लिखते हैं, और समाज की पीड़ा को, वर्तमान को भी अगर गीत में लिखते हैं तो नवगीत के संदर्भ में भी बिल्कुल उपयुक्त बैठता है। मैंने मर्मज्ञ जी के गीतों को बहुत मन से सुना है। मैं इनके गीतों को पढ़ने के लिए कहूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि मर्मज्ञ जी से कुछ बात भी कर ली जाए। तो मैं मर्मज्ञ जी से पहला प्रश्न करना चाहूंगा कि मर्मज्ञ जी, आप तो बीई के विद्यार्थी थे, और टेक्नोलॉजी और विज्ञान से संबंधित व्यक्तित्व होते हुए आपका रुझान, अगर मैं ये कहूं कि साहित्य और साहित्य में भी गीत विधा की तरफ कैसे हो गया, इस पर मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने साहित्य और कला को समर्पित इस समृद्ध पटल पर मुझे आमंत्रित किया मेरे गीतों पर चर्चा के लिए। इसके लिए आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। और एक बार और आपको धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि इस चर्चा में शामिल करने के लिए आपने केशव करण को आमंत्रित किया। केशव करण जी स्वयं एक अच्छे गीतकार हैं, और गीतकार होने के साथ साथ, जैसा आपने भी कहा, वो बहुत अच्छे समीक्षक भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की चर्चा बहुत ही सार्थक होगी। और मैं आपके पटल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा आपने गीत के बारे में कहा, गीत से नवगीत तक हम पहुंच गए हैं, और बहुत सारी भ्रांतियां हैं। गीत और नवगीत बारे में बहुत सी चर्चाएं भी होती हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि गीत से नवगीत
उपजा है। अगर गीत नहीं तो नवगीत भी नहीं। तो बिल्कुल हम सही, गीत को छोड़ के नवगीत की बात कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। और गीत अगर है तभी नवगीत है, तभी मनुष्य है। आपको मैं बताऊं कि गीत जो है शाश्वत सत्य है, बिल्कुल। और नवगीत जो है ठीक है, उसमें भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, और नए प्रतिमान हैं, नए बिंब हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम गीत को छोड़कर नवगीत की बात नहीं कर सकते। अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पर। आपने जो प्रश्न किया कि मेरी रुझान गीतों की तरफ या साहित्य की तरफ कैसे हुआ, तो ये बड़ी पुरानी बात है। मैं बचपन में बहुत छोटा था, उस समय की बात है। तब मैं रात को सोने से पहले अपने पिताजी के साथ रामायण पढ़ा करता था। पिताजी रामायण का अर्थ पढ़ के सुनाते थे और मैं उसके चौपाई और दोहे गा गा के पढ़ता था। अरे तो वाह! आपको मालूम है ना कि गीतों की एक बहुत बड़ी शर्त ये होती है कि आपको गाना और रोना आना चाहिए। बहुत तो रोना बहुत तो अच्छी समझ बात में की है। आता है। और मैं गा के बड़े जोर जोर से पढ़ता था, और हमको लगता है कहीं न कहीं वहीं से मेरे अंदर गीत की संभावना प्रकट हुई। लेकिन उसके बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने इस संभावना को मुखरित कर दिया। एक बार उस समय शायद मैं स्कूल जा रहा था, बहुत छोटा था, तो मैंने किसी को मरा हुआ देखा। वो जमीन पर लेटे हुए थे और लोग उसको सजा रहे थे और ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मुझे अजीब सा लगा, शायद वो मैंने जीवन में पहली बार किसी को इस तरह मृत देखा था। मैं वापस आकर के अपने पिताजी से पूछा कि ये क्या है? तब उन्होंने कहा कि जीवन का ये सत्य है। और जैसा मैंने पहले आपको कहा, गीत जो है मानवीय चेतना का केंद्रीय भाव है। ये वहां पर स्थापित है जहां पर सत्य का वास होता है। तो जब सत्य से सत्य मिल गया, तो मेरे गीत मुखरित होकर उभरने लगे। और उस समय मैंने बहुत ही संवेदना से भरे हुए गीतों, मुक्तकों और गीतों की रचना की, जैसे वेश्या, शमशान, मौत, इस तरह की रचनाएं मेरी शुरू हो गई। और शायद उस समय मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ा करता था। तो इस तरह मेरे गीतों की शुरुआत हुई। बहुत बहुत अच्छे। तो संवेदना से गीत की उपज हुई, और यही ध्रुव सत्य है कि संवेदना से ही गीत उपजता है। भाई केशव, मैं ये आपसे भी जानना चाहता हूँ कि वाकई साहित्य जो है वो संवेदना की उपज ही है। कृत्रिम रूप से जब साहित्य सृजन करते हैं तो उसमें विभिन्न तरह के साहित्यिक पक्षों का समाहार हो सकता है, संभव है, किंतु इस तरह की संप्रेषणीयता, इस तरह का भावकत्व कृत्रिम साहित्य में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही। और जिस तरह से मर्मज्ञ जी कह रहे हैं, हालांकि यह प्रसंग मेरा सुना हुआ है, पहले भी उनसे कई बार बातचीत हुई है, तो किस तरह से उनकी काव्य यात्रा शुरू हुई थी इस पर प्रकाश डालते हुए वे इस घटना का जिक्र जरूर करते हैं। और इस बात पर यह घटना मुहर लगाती है कि सबसे अच्छे गीत वही होते हैं जो वेदना से उपजते हैं। बिल्कुल, आपकी बात को आपने भी जो है उसको रेखांकित कर दिया। बहुत अच्छा हुआ, आपकी भी मोहर लगी। मर्मज्ञ जी, अब मैं चाहता हूं कि पहले आपसे गीत सुना जाए और फिर गीत के संदर्भ में आगे और बात करते रहेंगे। आपका एक बहुत प्रचलित गीत जो मैंने भी सुना, और जब श्रोता सुनते हैं तो बहुत गदगद हो जाते हैं, और उस गीत के अंदर आप कितनी संवेदना को जगाते हैं। ऐसा एक गीत मेरे जहन में आता है कि हे अंधेरी रात और कोहरा घना है और उजालों की तरफ जाना मना है। आप जिस तरीके से पहली ही पंक्ति से जुड़ते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं के साथ में आप जुड़ें इस जी। गीत के माध्यम से, और फिर आगे हम बात करेंगे। लेकिन चूंकि गीतों से हम लोग अपनी बात शुरू करना चाहते हैं, तो एक गीत संदर्भ में आए तो मैं जी। मर्मज्ञ जी से निवेदन करता हूं कि आप एक गीत हम लोगों के बीच में रखें और फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। जी। ये गीत मेरा जो नया गीत संग्रह आ रहा है, भोर की प्रस्तावना, उसमें भी संग्रहित है। मैं आपके सामने रखता हूँ। है अंधेरी रात, कोहरा भी घना है और उजालों की तरफ
जाना मना है, बहुत अच्छा। और उजालों की तरफ जाना मना है। तो गीत का बंद देखें। पूर्णिमा को फिर अमावस छल रही है, रोशनी बैसाखियों पर चल रही है। क्या बात। हर तरफ है भीड़ बस परछाइयों की, अस्मिता किरणों की बेबस चल रही है। कर रहे हैं जुगनुए दिन की समीक्षा, कर रहे हैं जुगनुए दिन की समीक्षा, जाने कैसी भोर की प्रस्तावना है अंधेरी रात, कोहरा भी घना है, और उजालों की तरफ जाना मना है। तो गीत का दूसरा बंद देखें। रेशमी मनुहार काले पड़ गए हैं, पाँव में दीपक के छाले पड़ गए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। गर्जनाएं हो गई स्वच्छंद इतनी, सोच पर धुएं के जाले पड़ गए हैं। आदमी की चेतना है दीप्तिगामी, आदमी की चेतना है दीप्तिगामी, सत्य है पर झूठ की संभावना है अंधेरी रात, कोहरा भी घना है, और उजालों की तरफ जाना मना है। वो गीत का अंतिम बंद देखें। झील में डूबा हुआ है चांद झिलमिल, सब्र के आकाश का सूरज है बोझिल, सूखती संवेदनाओं के भरोसे, हो गया है पीर से संवाद मुश्किल, छोड़ आए है बहुत पीछे बहुत कुछ, जो बचा है बच सके ये कामना है अंधेरी रात, कोहरा भी घना है, और उजालों की तरफ जाना मना है। कर रहे हैं जुगनुए दिन की समीक्षा, जाने कैसी भोर की प्रस्तावना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत आपने रखा, और यही गीत की संभावना है। और मैं सीधे सीधे केशव कर्ण जी के पास में पहुंचता हूं कि इस गीत को सुनकर के क्या अनुभव आप करते हैं, और क्या हमारे श्रोता अनुभव कर रहे होंगे जिन्होंने इस गीत को सुना। सबसे पहले तो मैं ज्ञान जी को इस नए गीत संग्रह के लिए बधाई दे दूं, और मैं आशा करता हूं कि आपकी यह नई कीर्ति आपकी यश पताका को और दूर दूर तक प्रशस्त करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्ञान जी के इस गीत पर आने से पहले ज्ञान जी की गीत विधा में जो उपस्थिति है उस पर मैं संक्षिप्त रूप से दो पंक्तियों में कहना चाहूंगा कि जैसे प्रेम जी गीत की प्रस्तावना के विषय में बता रहे थे कि गीत की उत्पत्ति किस तरह से हुई, उसका विकास किस तरह से हुआ, और किस तरह से वह नवगीत के स्तर तक पहुंची है। नवगीत और गीत में कायिक रूप से, संरचनात्मक रूप से बहुत कम अंतर, और जैसा कि प्रेम जी कह रहे थे, गीतों में जब युगीन चेतनाएं भर जाती हैं तो वही नवगीत कहलाती है। और जब शास्त्रीयता के आवरण से मुक्त होकर गीत रचे गए जो जनमन के कंठाहार हो गए तो वो लोकगीत हो गए। इन सभी चीजों में मूल तत्व है, वो है गीत, चाहे वह गीत लोक के लिए हो, चाहे नवगीत हो, चाहे गीत हो, नवगीत हो, चाहे कविता भी हो, लेकिन उसमें लयबद्धता तो होना आवश्यक है। बहुत अच्छी। और काव्य शास्त्र में भी हालांकि एक बहुत तन्मय जी एक बहुत दुखद स्थिति है
कि गीत हमारे वाङ्मय के आरंभिक काल से चले आ रहे हैं, लेकिन काव्य शास्त्रों में जहां तक मुझे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने का सौभाग्य मिला है, गीतों के ऊपर सम्यक विवेचना नहीं हो पाई है। गीतों का एनाटॉमिक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, उसका कायिक विवेचन नहीं मिलता है, लेकिन यत्र तत्र कुछ समीक्षकों ने, कुछ साहित्यिक आलोचकों ने गीत को अपनी आलोचना का विषय बनाया है और यत्र तत्र कुछ जानकारियां उपलब्ध है। उसमें कहा गया है, अब देखिए, और एक और बड़ी विडंबना है कि उसमें कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ काव्य गीति काव्य है, जिसको गाया जा सके वही गीत है और वही सर्वश्रेष्ठ काव्य है। और मर्मज्ञ जी जिस तरह से कह रहे थे कि गीत की दो ही शर्त है कि गाना और रोना आना चाहिए, तो गाना तो पहली शर्त है कि जिसको आप गा सकते हैं वही गीत होगा, और जो सुनकर, जिसे सुनकर आपके हृदय में स्पंदन हो और आप रोने पर मजबूर हो जाएं, रोना एक अतिरेक की अभिव्यक्ति है, वही गीत सार्थक होते हैं। अब आते हैं मर्मज्ञ जी की गीत विधा में उपस्थिति पर, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गीत प्रायः रोमांस के लिए, प्रणय के लिए, मिलन और विरह जैसी अनुभूतियों के लिए रचे जाते हैं, किंतु मर्मज्ञ जी ऐसे विरले गीतकार हैं जिनके गीतों की सतह मखमली नहीं होती है। यह बंजर जमीन के गीतकार हैं, यह खुरदरी धरा के गीतकार हैं, ये विडंबनाओं के गीतकार हैं। इनके गीतों में प्रणय की सुगंध नहीं होती है, इनके गीतों में संघर्षों की आहट होती है, इनके गीतों में विडंबनाओं पर व्यंग होता है, और यही बातें इन्हें विशिष्ट बनाती है समकालीन गीतकारों में। और मुझे यह बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज इस गोष्ठी के संचालक, आज इस वार्तालाप के जो संचालक हैं आदरणीय प्रेम जी, वे स्वयं एक बहुत ही सशक्त गीतकार हैं और साहित्य के अनेक विधाओं में महारत रखते हैं। उनके बीच में ये कहते हुए बड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील करता हूं। किंतु अब इस गीत पे आते हैं। मैंने कहा कि मर्मज्ञ जी विडंबनाओं के गीतकार हैं। अब इस गीत को देखा जाए तो इसका कायिक विवेचन यदि हम करते हैं कि किस तरह से इस गीत की संरचना है, तो प्रायः गीत में एक मुखरा होता है, कुछ अंतरे होते हैं, और इस तरह से गीत अपने लयात्मक माध्यम से अपनी परिणति को प्राप्त करती है। उसी तरह से यह गीत भी एक निश्चित बिंदु पर आरंभ होता है। उस जहां से आरंभ होता है वहां की चर्चा करें तो यह यथास्थितिवाद पर बहुत ही करारा व्यंग है कि लोग अपने शैडो से निकलना नहीं चाहते हैं, हम अपना स्टेटस को मेंटेन कर रखना चाहते हैं। यह यथास्थितिवाद है, यह हमारे मार्ग का बहुत बड़ा बाधक है। यदि हमें एक अलग परिणाम चाहिए तो हमें एक अलग प्रयास भी करना पड़ेगा, और अंधेरा घना है और रोशनी की तरफ जाना भी मना है। यह यथास्थितिवाद है। इस यथास्थितिवाद स्टेटस को तोड़ना पड़ेगा। एक पंक्ति जो और थी, जो मैं इसे कोट करना चाहूंगा इस गीत में, कि वर्जनाएं स्वच्छंद होती जा रही है। बहुत अच्छी बात। अब स्वच्छंदता में और स्वतंत्रता में बड़ा ही मौलिक अंतर है। तो कवि और गीतकार और साहित्यकार प्रायः स्वतंत्रता के पक्षधर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब स्वतंत्रता भी एक सीमित दायरे से बाहर हो जाती है तब वह स्वच्छंदता बन जाती है। स्वतंत्रता में भी एक तंत्र है, और तंत्र का मतलब होता है अनुशासन, और जब आप उस अनुशासन को तोड़ देते हैं तो आप स्वच्छंद हो जाते हैं। स्वच्छंदता कई बार नकारात्मकता की प्रतिध्वनि होती है। सही बात है। और एक बात और कहते हैं इस गीत में कि चेतना है दीप्तिगामी। यह हमारे आदिम वाक्य तमसो मां ज्योतिर्गमय की अभिव्यक्ति है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रकाश की ओर चलो, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर चलो। तो चेतना मतलब बुद्धि, ये हमें
रोशनी की ओर ले जाती है, दीप्तिगामी। जिधर से दीप्ति आ रही है, जिधर से प्रकाश आ रहा है, उधर हमें जाने के लिए प्रेरित करती है। और इतने अंधेरे वातावरण में भी यदि हम प्रकाश की ओर नहीं जा रहे हैं, तो हमारी चेतना का, हमारी बुद्धि का, हमारी सभ्यता का विकास नहीं हुआ है। आज भी हम जड़ता के आवरण में सिमटे पड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कवि मर्मज्ञ विडंबनाओं के, विसंगतियों के कलाकार हैं। इस गीत को ही देखिए, तमाम तरह की विसंगतियों को एक साथ रख के इतना तारतम्य उत्पन्न करते हैं कि बरबस ये गीत आपके हृदय में उतर जाएंगे। और इसकी संप्रेषणीयता का तो कुछ कहना ही नहीं है। उसमें आधा काम ज्ञान जी के मुक्त कंठ का कमाल होता है। वो इतने अच्छे सुरों में गाते हैं अपने गीत को कि श्रोता के कानों के रास्ते सीधे हृदय में उतर कर उसको स्पंदित कर सके, उसके भावों को आह्लादित कर सके। बहुत अच्छे केशव जी, आपने जितनी अच्छे तरीके से इनकी बात कही कि ये विसंगतियों का गीत है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मर्मज्ञ जी एक ही साथ दो बात जो है, एक ही लाइन में दो बात कह जाते हैं। जैसे ये कहते हैं कि जुगनू जो है दिन की समीक्षा करेंगे, ये भी विडंबना है। हाँ, कितनी बड़ी विडंबना करने लगे कि जुगनू जैसा जो 1 मिनट के लिए कौंधता है, वो दिन की समीक्षा करे। मतलब ऐसे लोगों के हाथ में समीक्षा पहुंच गई है जो कि समीक्षा करना जानते तक नहीं है। उन लोगों के हाथ में अगर हम वही शिक्षक हो जाएंगे, वही समीक्षक हो जाएंगे और वही यदि हमारा संचालन करने लगेंगे, तो कितनी बड़ी विडंबना खड़ी हो जाएगी जी। तो इस बात को भी आपने उजागर किया। और सत्य है पर झूठ की संभावना है। झूठ की संभावना है। आप जो कह रहे हैं कि जिसको सत्य कह करके प्रचारित किया जा रहा है, उसमें कितने बड़े झूठ की संभावना निकल करके आएगी। मतलब आपने किस तरीके से गीतों के अंदर इन बातों को कहा, जो केशव जी ने जिन बातों को बहुत तरीके से उजागर किया, उन गीतों के आपने, मैं कहता हूं गीत सुक्ति वाक्य भी कहता है। सुक्ति वाक्य का अर्थ बस केवल एक सुक्ति में पूरा निबंध लिख जाना, ये एक सत्य है पर झूठ की संभावना है। हाँ, जी। सत्य है पर झूठ की संभावना है। हाँ, तो ये अभी जो वर्तमान में यह बड़ी चुनौती है। हाँ, कि वर्तमान का सत्य भी है, वह अंतिम सत्य नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और आपने जो पैनी नजर जो गीत पे रखी, मैं केशव जी आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने गीत के अंदर बहुत पैनी नजर रखी। और मैं ये कहता हूं, ये भारत का दुर्भाग्य है मंचों का, साहित्य का, जहां पर गीत को अब जाकर के मंचों पर भी गीत को खा गया है और साहित्य से भी गीत को खा गया है। ये वो लोगों ने जितना साहित्य का खराबा किया है, मैं अगर ये कहूं कि साहित्य का खराबा इसलिए किया है कि साहित्य को कचरे में डालने वाले लोग ऐसा लिखा जाने लगा जो बिल्कुल संप्रेषणीय नहीं है, इतना अरुचिकर है। अगर कविता के नाम पर कुछ भी पढ़ा जाए, आप अखबार को भी पढ़ लें तो भी कविता मान ली जाए। मतलब आप देखिए कि नारे के नारे, सिर्फ नारों को ही कविता कह दिया गया। स्पेशली जो नवागंतुक कविगण हैं, उन्हें इन स्लोगन्स में और पोएट्री में फर्क समझना होगा। पता ही नहीं है उनको। सही बात है। तो ऐसे रचना, ऐसे समय पर ऐसा गीतकार, एक मधुर गीतकार जो संप्रेषणीय भी होता है, जो अपनी बात भी कहता है और इतनी सुगमता से कहता है कि सामने वाले को सीधे के सीधे अंदर उतर जाती है, ऐसी बात को कहने वाले रचनाकार मर्मज्ञ जी से हम ये चाहेंगे कि वो एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि आप ज्ञानचंद तो हैं, लेकिन ज्ञानचंद के साथ में आप मर्मज्ञ भी हैं। ये जो मर्मज्ञ वाली बात है, ये मर्मज्ञ वाली बात आपके नाम के साथ में कैसे जुड़ गई? आप स्वयं अपने आप को मर्मज्ञ नहीं कह सकते, लेकिन आपके नाम के साथ में जो मर्मज्ञ जुड़ा, उसके पीछे जरूर कुछ कहानी रही होगी।
तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके साथ में मर्मज्ञ कैसे आया। जी प्रेम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं समझता हूँ कि ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में उभरते होंगे। इसलिए लोग सोचते तो होंगे कि ये कवि अपने नाम के साथ मर्मज्ञ क्यों लिख रहा है? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे अज्ञान लिखते हैं, अल्पज्ञ लिखते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, लेकिन इस तरह मर्मज्ञ लिखना लोगों के लिए एक प्रश्नवाचक स्थिति में लोगों को लाता होगा। तो ऐसा था कि बहुत पहले की बात है। मैं बचपन में, चूंकि मैंने जैसा आपको बताया, मैंने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था और मंचों पर जाना शुरू कर दिया था। तो लोग मुझे प्यार से ज्ञानचंद ज्ञानू बुलाते थे। तो मैं अपने नाम के साथ ज्ञानू ही लिखता था, ज्ञानचंद ज्ञानू। मेरी बहुत सारी रचनाएं बनारस से गांडीव और आज जो अखबार अभी भी वो शायद आज वगैरह निकलते होंगे, तो उसमें छपी है ज्ञानचंद ज्ञानू के ही नाम से। तो क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद जब मैं इंजीनियरिंग वगैरह कर लिया, तो एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, तो उसमें मैं जाना चाहता था। मैंने आयोजक से बात किया फोन पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पहले से निश्चित हो गया, अब इसमें किसी और को नहीं रखा जा सकता। तो हमारी मिसेज, मैं अधिकतर कहता हूँ बहुत जिद्दी है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप फिर से फोन करिए। तो मैंने फिर से उनको फोन किया, तो खाना खा रहे थे, बोले कि ठीक है, आप 4 पंक्तियां सुनाइए, मैं तो अभी खाना खा रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे क्षमा करिएगा, आप खाना खा रहे हैं तो मैं अपनी कविता पढ़ूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मुझे आप अवसर मत दीजिए, चलता है, लेकिन मैं इस तरह इस स्थिति में आपको मैं अपनी कविता नहीं सुना सकता। तो अब उनको शायद ये बात लगी और उन्होंने बाद में फिर फोन किया और मुझसे 4 पंक्तियां उन्होंने सुनी। मैंने, जो उस समय मेरे पास मौत और ये सब वेश्या, ये सब जिन किताबों की है दास्तानें, उनके पन्नों पे कीले गड़ी हैं, या एक मुर्दा कफन से चुराकर आईने में उतारा गया है, मृत्यु का हाय श्रृंगार कैसा, झील में चांद मारा गया है। तो जब मैंने कुछ रचनाएं सुनाई उनको, तो बोले कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा ज्ञानचंद ज्ञानू। कहा ज्ञानू कोई नाम होता है? ये आप तो ज्ञानचंद मर्मज्ञ हैं। और फिर दूसरे दिन से अनेक जो बाकी कवि थे उनके साथ मेरा नाम उन्होंने ज्ञानचंद मर्मज्ञ छाप अखबार में आने लगा। और उस कवि सम्मेलन में मैं एज ए ज्ञानचंद मर्मज्ञ मैंने भाग लिया। और ये बड़ी सुखद बात है कि उस कवि सम्मेलन में दूसरे दौर में केवल 2 कवियों को फिर से काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें एक मैं था। तो उसके बाद फिर मर्मज्ञ मैं लिखने लगा। और मुझे इस बात को आज कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि मैं अपने को बहुत बड़ा समझ रहा हूँ, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ ये बात कहता हूँ कि अक्सर लोग जब मेरी रचनाएं सुनते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि आपने अपने नाम को सार्थक किया। तो फिर मुझे लगा कि चलिए, जब किसी ने ये नाम दे दिया है और लोगों को अच्छा लगता है, तो ये नाम अपने साथ रहे। और धीरे धीरे फिर इस तरह ज्ञानू से मैं ज्ञानचंद मर्मज्ञ बन गया। बहुत अच्छे मर्मज्ञ जी, और हम भी इस बात की ताकीद करते हैं, इस बात की, कि आपके साथ में उपयुक्त है मर्मज्ञ होना, क्योंकि आप बिल्कुल मर्मज्ञ होकर के अपनी बात कहते हैं, मर्मज्ञ होकर के गीत की रचना करते हैं, और मर्मज्ञ मर्म तक पहुंचते हैं। और अगर मर्म का ज्ञान अगर न हो तो वो मर्मज्ञ हो नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ में तो ज्ञान वैसे ही जुड़ा हुआ है, उसके साथ में मर्मज्ञ होना, मर्म का ज्ञान रखना, तो आपके गीत मर्म को छूते हैं। तो मैं फिर आपसे एक निवेदन करता हूं कि यहाँ पर आपकी एक दूसरा गीत हम लोगों के साथ पहुंचे और श्रोता आपके गीत के माध्यम से ही आपसे बात करें। जी जी जी, अवश्य। ये गीत जो इधर बीच मैंने लिखा और मुझे काफी अच्छा लगा, और काफी लोग उसे पसंद भी करते हैं, मैं श्रोताओं के सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत। बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं, खुद से ही है खुद की जंग, जीवन को क्या दोष दूं। बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। गीत का बंद देखें। दीवारों के जुर्म से
रोती रही खिड़कियां, आहा आहा बीज की लाज को छत ने दी फिर धमकियां। आहा दरवाजे हैं इतने तंग, दरवाजे हैं इतने तंग, आंगन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और गीत का अगला बंद देखें। शब्दों ने खिलवाड़ की जब भी लिखी भूमिका, रंगों में मतभेद था, तोड़ी गई तुलिका, बादल ही निकले अपंग, आहा बादल ही निकले अपंग, सावन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और गीत का एक और बंद देखें। उलझे हुए रास्ते चलते कहाँ तक भला, आहा उलझे हुए रास्ते चलते कहाँ तक भला, पाँवों में भटकाव की बंधती रही श्रृंखला, कंधों पर बैठे भुजंग, आहा कंधों पर बैठे भुजंग, चंदन को क्या दोष दूं, वाह 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 बदले चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और प्रेम जी गीत का ये बंद मुझे बहुत पसंद है, मैं स्वागत आप लोगों स्वागत के सामने रखता हूँ। स्वागत केशव जी सुनिएगा। कल तक यही फूल तो मन में उतर जाते थे, तितली के मनुहार पर सपनों को घर लाते थे, अपनों का छूट गया संग, अपनों का छूट गया संग, मधुबन को क्या दोष दूं, आहा आहा बदले हैं चेहरों के रंग। और गीत का अंतिम बंद। स्वागत संज्ञाएं प्रतिध्वनियों की लंबी सुरंगों में है, आहा आहा प्रतिध्वनियों की लंबी सुरंगों में है, पीड़ाओं की चुप्पियां जलते पतंगों में आहा है, सन्नाटे स्वयं हुए भंग, सन्नाटे स्वयं हुए भंग, को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं, खुद से ही है खुद की जंग, जीवन को क्या दोष दूं, बदले हैं चेहरों के रंग। बहुत वाह अच्छे वाह बहुत वाह अच्छे बहुत वाह। अच्छे। मैं चाहूंगा मरमकी जी अंतिम पंक्तियों को एक बार फिर पढ़ें आप। संज्ञाएं प्रतिध्वनियों की लंबी सुरंगों में है, पीड़ाओं की चुप्पियां जलते पतंगों में है, सन्नाटे स्वयं हुए भंग, आहा सन्नाटे स्वयं हुए भंग, धड़कन को क्या दोष दूं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत सुंदर गीत। मतलब कितना कितना कितने सारे डायमेंशंस आप एक गीत में लेकर के आते हैं। मैं फिर केशव कर्ण जी की सुई दृष्टि को सौंपता हूँ ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। मर्मज्ञ जी के गीतों की एक खासियत है विषय वैविध्य। इनके गीत अलग अलग विषयों पर आधारित होते हैं, इसीलिए आप न इन्हें प्रणय के गीतकार कह सकते हैं, न इन्हें आप रोमांस का कवि कह सकते हैं, बहुत अच्छी न बात। आप इन्हें मतलब क्या कह सकते हैं कि वीर गाथाओं का कवि कह सकते हैं।
यह एक संपूर्ण गीतकार हैं। इनकी संवेदनाओं का फलक इतना व्यापक है, जो विषय यह देखते हैं, जो घटनाएं समाज में घट रही होती है, इनके गीत स्वतः उस पर फूट पड़ते हैं। इसीलिए मैं एक बात और कहता हूं कि ज्ञानचंद जी एक प्राकृतिक कवि हैं। इनके गीतों में नैसर्गिकता होती है, बनावट बहुत कम होता है। जब आप इनके गीतों के शब्दों पर गौर करेंगे, तब भी आपको यह बात पता चलेगी कि यह थोड़ा मतलब अतिशयोक्ति जैसा लग सकता है, किंतु जिस प्रकार की भाषाओं की खिचड़ी कबीर बनाते थे अपने दोहों में, उसी प्रकार की भाषा मर्मज्ञ जी के गीतों की है। यह भाषा हिंदी नहीं है, यह भाषा उर्दू नहीं है, यह भाषा भोजपुरी नहीं है, यह अवधी नहीं है। यह भाषा उस लोक की है जिससे ये संवाद करते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। एक बाह्य पक्ष था, एक इनके गीतों का ये शिल्प पक्ष था, सौंदर्य पक्ष। अब उसके भाव पक्ष पर आते हैं। फूल, तितली, मनुहार, ऐसे कोमल शब्द हैं, किंतु इसके माध्यम से एक घनीभूत पीड़ा का वर्णन है। मतलब ये पीड़ा इतनी घनीभूत हो गई है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इस पीड़ा के माध्यम से वो क्या रहे हैं, हमें कारणों की पड़ताल अपने अंतःकरण में करनी चाहिए। ये सारे जो बाह्य बदलाव हैं, जो बाह्य परिवर्तन हैं, हम उसके पीछे, मानव मन हमेशा बाह्य परिवर्तनों के पीछे भागता रहता है। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं कि बाह्य परिवर्तन जो हो रहे हैं उसको छोड़ो, जो आंतरिक प्रसन्नता है, जो आंतरिक तत्व है, हमें अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना चाहिए। अन्यथा जो बाहर हो रहा है उसको मैं क्या दोष दूं, यहां तो अंतरतम बदला हुआ है। एक पंक्ति खासकर मैं इसमें कोट करना चाहूंगा कि दरवाजे हैं इतने तंग, आंगन को क्या दोष दूं। अब देखिए गीतों की प्रभावोत्पादकता कितनी है। मैं ज्ञान जी के बहुत सारे गीत मैंने पहले से सुन रखा है। यह गीत शायद मैं पहली बार सुना हूं, मुझे जहां तक याद आ रहा है। यह नई लिखी गई रचना है इनकी। अभी लाइव सेशन में इन्होंने यह गीत पढ़ा और इस गीत की पंक्तियां मुझे याद हुई। तो यह गीतों की प्रभावोत्पादकता है, इतने प्रभावी होते हैं गीत का। मैंने पहले भी कहा, ये कानों के रास्ते सीधा आपके हृदय में उतरते हैं। अब उस पंक्ति के वर्णन के साथ इस गीत के लिए मैं अपनी टिप्पणी समाप्त करूंगा। दरवाजे और आंगन। दरवाजा आंगन को बाहर के वातावरण से जोड़ता है। आंगन हमारा अंतरतम है, आंगन हमारा मन है, और दरवाजा हमारा चरित्र है। यदि हमारा चरित्र ही तंग होगा तो मन में, आंगन में बाहरी प्रकाश का या बाहरी अतिथियों का प्रवेश कहां से होगा। तो पहले तो हमें अपना दरवाजा, अपने चरित्र का दरवाजा उद्दात करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। और जब दरवाजा की तंगी दूर होगी, जब हमारे आचरण पवित्र होंगे, तो हमारे मन का आंगन भी पवित्र हो जाएगा। तो हम मिथ्या परिवर्तनों के पीछे न भागकर उसके सार्वभौमिक पक्ष पर गौर करें। गंधों पे बैठे भुजंग, चंदन को क्या दोष दूं। बहुत अच्छी बात। यह एक और बहुत ही कठोरतम प्रहार है। यह कठोरतम प्रहार आप इस तरह से समझिए, गंध मतलब अच्छाई, और उसके ऊपर बैठे भुजंग, सर्प मतलब बुराई। तो अभी हम इस वातावरण में, इस माहौल में जी रहे हैं जहां पर अच्छाई भी जो है उसके ऊपर बुराई का आवरण चढ़ा हुआ है। सही कहा। और यह बुराई जो है
वह उस गंध के तुलना में कई गुना घातक है। और इस बुराई को जो प्रश्रय देने वाला है वह कोई आम नहीं है, वह चंदन जैसा पवित्र और महनीय चरित्र है। तो चंदन जैसा पवित्र सुगंधित चरित्र होने का भी क्या फल हुआ, जबकि उसकी अच्छाई पर सर्पों का पहरा है। बहुत अच्छी बात, कोई ग्रहण नहीं कर सकता है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। एक बात और कह दूं कि ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी के गीत फूल नहीं होते हैं, ये शूल होते हैं। इनके गीत आपको गुदगुदाएंगे नहीं, इनके गीत आपको चुभेंगे, और वही इनके गीतों की सार्थकता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भाई केशव जी, आप जिस सूत्र वाक्य को पकड़ते हैं इनके, वही सच में हर श्रोता के दिमाग में उपजता है। यही उसकी सही मायने में सुगम्यता है कि आपका गीत सुगम रूप से पहुंच जाता है। और मैं उसी बात पर फिर आता हूं कि गीतों का खराबा, गीतों को जो नुकसान पहुंचाया गया, इसके माध्यम से गीत लोगों से जुड़ना बंद हो गए। जी। आज कविता को जितने लोगों ने दूर से फेंकना शुरू किया, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि गीत सुनने का मौका ही नहीं मिल रहा। अगर हम सही मायने में गीत को सुनना शुरू करें तो गीत कितना परिमार्जित करता है आदमी को, और गीत कितना सोचने पर मजबूर करता है। आप देखिए, क्या आप ये कहते हैं बादल हैं अपंग, और एक देखिए कहते हैं शब्दों के साथ खिलवाड़। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से ये शब्दों के साथ खिलवाड़ ही हो रहा है। क्या आप कुछ भी चार पंक्तियां कैसे भी उल्टी सीधी रचें, और उनके ही आलोचक और उनके ही प्रशंसा करने वाले लोग, अरे कविता के अंदर सौंदर्य तो अपने आप निकल करके आएगा। और मर्मज्ञ जी की विशेषता ये भी है कि गीत में शब्द निर्झर झरते हुए से आते हैं, इनको उठा उठा के फिट नहीं किए गए हैं। वही मैं कह रहा था। आप जो कह रहे थे कि गीत नैसर्गिक रूप से आते हैं, जहां अपंग आएगा, जहां पर तंग आएगा, और किस तरीके से ये अपने आप आते हैं। यहाँ पर कोई तुक मिलाने के लिए तुक नहीं डाले जा रहे हैं, ये अंदर से निकलते हैं। उस गीत के अंदर ही अंदर ये शब्द गुथे जाते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि गीत कभी भी कृत्रिम शब्दों को फिट नहीं करता। नहीं। एकदम आम बोलचाल की भाषा से उठाए हुए शब्द हैं। फूल, तितली, मनुहार, सावन, मधुवन। बिल्कुल। और कितने सहज रूप से अपनी बात कह जाते हैं। मैं यही बात जो है, कितनी संवेदना के साथ में अपनी बात कह जाते हैं मर्मज्ञ जी। मैं मर्मज्ञ जी से एक बात और जानना चाहूंगा। आपकी साहित्यिक यात्रा इतनी लंबी रही, बहुत जगह साहित्यकार को बहुत कुछ ऐसा लगता है जो अच्छा नहीं होता। कई बार साहित्यकार को ऐसा लगता है कि ये न होता तो अच्छा होता। कई बार साहित्यकार को लगता है मैं यहाँ न होता तो अच्छा होता। और कई बार साहित्यकार को लगता है कि मैं यहाँ क्यों नहीं था। ऐसा कई बार साहित्यकार महसूस करता है, यहाँ मुझे होना चाहिए था, यहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था। ऐसे साहित्यिक मनोदशा को भी आपने जरूर जिया होगा। साहित्यिक लोगों के साथ में बहुत सारी मनोदशाओं से भी गुजरना पड़ता है। तो मैं आपकी साहित्यिक घटना कोई आपके जीवन की रही हो जिसको आप यहाँ पर रेखांकित करना चाहें, आपके मन के अंदर कहीं कोई खरोंच मार गया हो, या कहीं कोई ऐसा कौंध गया हो जो आपके अंदर विवश करता हो आपको कहने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि वो विवशता भी हमारे सामने आनी चाहिए। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप कुछ इस विषय पर भी अपनी बात कहें, उसके बाद हम आपका अगला गीत सुने। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जीवन को मैं बहुत खुरदुरा मानता हूं, और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि जीवन बड़ा सरल और तरल है। ऐसा बहुत कम होता है। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। मेरे लिए तो पूरा जीवन ही बड़ा ही खुरदुरा रहा, और खरोंच तो इतने आए कि कह नहीं सकते। मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, कुछ पल मेरे जीवन में ऐसे आए
जो मुझे रचनात्मक ऊर्जा देते रहे, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो 2007 में जब मेरा पहला काव्य संग्रह मिट्टी की पलकें आया, जिसकी समीक्षा भी केशव जी ने किया था। मुझे ये आज कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि 2007 में उन्होंने मेरी पुस्तक की बहुत अच्छी समीक्षा की और जो कई जगह कई बड़े-बड़े पत्रिकाओं में जो छपा भी और लोगों ने बहुत सराहा। तो उस समय क्या हुआ मुझे ये नहीं पता, लेकिन गोपाल दास नीरज जी को उसकी एक प्रति मिल गई। अच्छा। और मैं ये बात यहाँ ये बड़े मतलब मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि गोपाल दास नीरज जी ने स्वयं मुझे फ़ोन किया। उस समय मैं लायंस क्लब के एक मीटिंग में था और मेरे पास किसी महिला का फ़ोन आया कि दादा आपसे बात करना चाहते हैं। मेरे तो पहले समझ में नहीं आया कि दादा कौन है, फिर उन्होंने बताया कि नीरज जी आपसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने बात किया लगभग आधे घंटे तक और मुझे उन्होंने खूब सराहा और खूब आशीर्वाद दिया। तो ये एक बात है जो कि मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। और फिर उन्होंने मेरी दूसरी पुस्तक की भूमिका कुछ आशीर्वाद के कुछ शब्द भी लिखे। इसी तरह 2018 में मेरा एक निबंध पढ़कर डोगरी साहित्य की डोगरी भाषा की बहुत सुप्रसिद्ध साहित्यकार पद्मा सचदेव जी ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने सुबह 7 बजे फ़ोन किया, कहा कि मैं आपका निबंध पढ़ के पूरी रात सो नहीं पाई। मैं पद्मा सचदेव बोल रही हूँ। मेरे तो मैं उतना मैं इस नाम से अनजान था। तो मेरे समझ में उन्होंने स्वयं परिचय दिया कि मेरी उम्र 78 साल है और मैं बहुत बहुत कुछ उन्होंने बताया और फिर उन्होंने कहा कि आप साहित्य अकादमी से क्यों नहीं जुड़े हैं और आपको क्या अकादमी में कोई पुरस्कार मिला क्या? मैंने कहा कि मैडम आपने सराह दिया, ये किस साहित्य अकादमी के पुरस्कार से कम है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। और उसके बाद 2019 में जब मेरा निबंध संग्रह खूंटी पर आकाश आया, तो सूर्यबाला जी ने मुझे स्वयं फ़ोन किया और उसे सराहा। तो मैं समझता हूँ कि जीवन में खरोंच को पीछे छोड़ कर के अगर हम उन ऊर्जा वाली बातों को लेकर आगे बढ़ें, तो ये ज़्यादा सकारात्मक बहुत बात बहुत होती बहुत है। अच्छी बात आपने कही। खरोंच मन में बनती है लेकिन खरोंच फिर नया लिखवाती है। लिखवाती ये भी बात है। हाँ, सही तो है। आपकी पीड़ा जो है कहीं न कहीं किसी रूप में, किसी चीज़ में कहीं न कहीं व्यक्त ज़रूर होती है। जी, जैसे बिल्कुल। आपके इसी शब्दों में जुगनू दिन की समीक्षा करें, हुँ, तो ये कहीं न कहीं पीड़ा की अभिव्यक्ति ही है, ऐसी ही कौंध है ये, सही जो बात। आपके आपके गीतों के माध्यम से निकल कर के आती है। मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि आप विश्व हिंदी सम्मेलन में भी आपने प्रतिनिधित्व किया। जी, वहाँ का कोई संस्मरण हो, तो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। और जी, मैं ये चाहूँगा कि आप निसंदेह भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो कहीं आपको वहाँ पर कुछ ऐसा महसूस हुआ हो, जो होना चाहिए और नहीं हुआ हो, और जो नहीं हुआ हो और होना चाहिए, जैसा भी अगर आपका कोई अनुभव है, जी। तो मैं चाहूँगा कि आप शेयर करें, उसके बाद में हम आपसे एक गीत और सुनें। जी, विश्व हिंदी सम्मेलन का मेरा यही अनुभव रहा कि वहाँ पर पूरे विश्व के जो हिंदी के समर्पित योद्धा कह लीजिए और साहित्यकार कह लीजिए, वो वहाँ पर उपलब्ध थे। उनसे मिलने का और उनको सुनने का और अपनी बातें कहने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि ये और हिंदी को हम विश्व पटल पर एक दूसरे रूप में देख पाए। अब यहाँ पर तो क्या है कि जैसे हम हिंदी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं और बहुत सारे लोग हिंदी की बातें करते हैं और हिंदी पर परिचर्चा, चर्चा, विमर्श होते रहते हैं। और लेकिन वहाँ पर क्या उसका रूप थोड़ा हमें अलग लगा और मुझे लगा कि लोग हिंदी के लिए चिंता कर रहे हैं और ये चिंता भारत से ज़्यादा मुझे उन लोगों में दिखाई दी जो दूसरे देश में रहते हैं, भारतीय हैं लेकिन दूसरे देश में रहते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जो जिनका मूल तो भारतीय है, लेकिन वो उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी है। तो उनसे हिंदी के बारे में सुनकर, जानकर और हिंदी के लिए उनकी चिंता देखकर ये लगा कि मतलब हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। वहाँ पर एक विमर्श हुआ था जिसमें केवल विदेशी लोग ही अपनी बात कर रहे थे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है, मैंने डायरी में नोट किया है। एक व्यक्ति ने कहा कि उनका किसी शहर में मेन सिटी में बहुत बड़ी जगह है। उन्होंने कहा कि
अगर आप सचिवालय वहां बनाना चाहते हैं हिंदी के लिए, हिंदी का उनके देश में, तो वो जमीन वो दे सकते हैं और बहुत उसकी बड़ी बात। कीमत बहुत थी। तो ये होता है समर्पण। अभी क्या, जैसा आपने कहा कि कविताओं के लिए कि लोग 4 पंक्तियां लिख करके और सोचने लगते हैं कि ठीक है, सोचना सही बात है, वो सोचें कि हम कवि बन गए हैं, लेकिन हमारे अंदर वो एक भाव नहीं आना चाहिए कि हम ही हैं, जो हम लिख रहे हैं हम ही हैं। अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो आपके अंदर उतनी ही विनम्रता आती रहनी चाहिए। अगर आप लेखन के साथ विनम्र नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो लिख रहे हैं या तो उसकी दिशा सही नहीं है, या फिर उसका उसमें वो समर्पण नहीं है। देखिए, बिल्कुल। आपके बात में, आपकी लेखनी में समर्पण भाव होना चाहिए। अगर वो नहीं है, आप 4 पंक्ति लिख करके और किसी को सुना दी और बोल दिया कि वाह वाह बहुत अच्छी बात है। देखिए, वाह वाह से अगर हम संचालित होने लगते हैं, तो इसका मतलब हम कविता तो लिख ही नहीं रहे हैं, हम तो कुछ और काम कर रहे हैं। तो और दूसरी बात, वहाँ की एक और जो मुझे, जो केशव जी से पहले मैंने साझा किया है, मुझे वहाँ की और ज्यादा सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये लगी कि मैं वहाँ उस देश में गया था, मॉरिशस में हुआ था, जैसा आपको मालूम है, जहाँ पर भारतवंशी मतलब 3 पीढ़ियां पहले, 3 या 4 पीढ़ियां पहले वहां पर पहुंचे थे और अंग्रेजों द्वारा उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया गया था। मुझे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। उस जमीन पर पहुंच के मुझे लगा कि हमारे पुरखे वहां पर खड़े होकर के हमसे प्रश्न कर रहे हैं और मेरी आंखें अभी भी भर जा रही हैं। और वहां पर जो मैंने चित्र देखे, छोटे छोटे बच्चों को जिनके ऊपर जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे, उनको चिपकाए हुए लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं। मतलब उनकी आंखों में भविष्य की क्या संभावनाएं लेकर वहां तक गए थे। लेकिन उनको वहां पर एक पहाड़ी मुझे बताया गया जहां पर अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर के लोग पहाड़ी के ऊपर जाके आत्महत्या कर लेते थे। मतलब आप स्थिति को अगर आप महसूस कर पाएंगे तो आपके आपके शब्द नहीं निकलेंगे। तो ऐसी स्थिति से गुजरने के बाद वो देश बना है। और वहां पर जब हिंदी का ये कार्यक्रम हुआ, तो मुझे लगा कि मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ कि मैं उस जमीन को छू पाया जहां पर हमारे पुरखे भारतवंशी कभी आए थे और उन्होंने संघर्ष किया था अपने जीवन के लिए, अपनी भाषा के लिए और अपनी संस्कृति के लिए। आज अगर आज वहां पर भारत की संस्कृति जिंदा है, तो निश्चित उन लोगों का हाँ, उन्हीं लोगों का जो है ये प्रताप है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मरमगी जी, आपने बहुत जो है संवेदनात्मक रूप से विश्व हिंदी सम्मेलन के जिस जिक्र को आपने किया, उसके लिए आपका बहुत आभार। और मैं ये चाहूंगा कि आपसे अगला गीत सुना जाए। जी, एक और गीत मैं पढ़ देता हूँ। हाँ। स्वागत। पट्टियां आंखों से इनकी मत हटाओ, पट्टियां आंखों से इनकी मत हटाओ, लोग रहते हैं यहाँ धृतराष्ट्र बनकर, ओहो। लोग रहते हैं यहाँ धृतराष्ट्र बनकर। यूं तो सबके पाँव हैं महफूज, फिर भी ये न समझो कि कोई आएगा चलकर। इसका बंद देखें। जंगलों ने अस्मिता के नाम पर झील भी सौदागरों को बेच दी। ओहो ओहो। चंद सांसें थी बची विश्वास की, उनको भी मुर्दा घरों को बेच दी। कौन से संबंध की दोगे दुहाई, लोग बैठे हैं यहाँ रिश्तों को छल कर। पट्टियां आंखों से इनकी मत हटाओ, लोग रहते हैं यहाँ धृतराष्ट्र बनकर। गीत का दूसरा बंद देखें। सॉरी। अपनी ही सांसों की प्रतिध्वनियां लिए मैं तुम्हारे गीत में ढलता रहा। तुम तो रिमझिम सावनी बरसात थी,
मैं सुलगते जेठ सा तपता रहा, जब किनारों की पकड़ पड़ती है ढीली, तब नदी भी डूब जाती है फिसल कर। पट्टियां आंखों से इनकी मत हटाओ, लोग रहते हैं यहाँ धृतराष्ट्र बनकर। और तीसरा बंद देखें, खोखले संदर्भ भटके रास्ते, फिर भी जाने लोग क्यों चलते रहे। बेच कर संवेदनाओं की हंसी, बेच कर संवेदनाओं की नमी, पत्थरों में आदमी ढलते रहे। लोग गिरते हैं न जाने क्यों वहीं पर, लोग गिरते हैं न जाने क्यों वहीं पर, है लिखा जिस मोड़ पर चलना संभल कर। पट्टियां आंखों से इनकी मत हटाओ, लोग रहते हैं यहाँ धृतराष्ट्र बनकर। और अंतिम बंदे के स्वागत। जिनकी बनती है नहीं परछाइयां, उन अंधेरों का पता कैसे करें। जिनकी बनती है नहीं परछाइयां, उन अंधेरों का पता कैसे करें। जो चुराते हैं चटकती धूप को, उन लुटेरों का पता कैसे करें। कौन जाने कौन सी बस्ती है ये, कौन जाने कौन सी बस्ती है ये, लोग रहते हैं जहाँ चेहरा बदल कर। पट्टियां आंखों से इनकी मत हटाओ, लोग रहते हैं यहाँ धृतराष्ट्र बनकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, फिर बारी केशव जी की आ गई है। ज्ञान जी जब गीत गाते हैं इतनी स्थिरता से गाते हैं कि ऐसा लगता नहीं है वो गा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस सत्य की अनुभूति कर रहे हैं। बहुत अच्छे। यह रही उनकी प्रस्तुति के संदर्भ में। अब गीत पे देखा जाए, ज्ञानचंद मर्मज्ञ के गीतों की एक बहुत बड़ी विशेषता है नवीन बिंबों का सृजन। ज्ञान जी क्या करते हैं, अपनी संवेदनाओं के लिए घर में इधर उधर बिखरे हुए शब्दों को चुनते नहीं है, अपनी जरूरत के मुताबिक उठा लेते हैं और उसको थोड़ा घिस के साफ कर देते हैं। पॉलिश नहीं करते हैं, वो घिस कर साफ करते हैं और फिर वो उनके गीतों में, उनकी कविताओं में और निबंधों में वो फिट हो जाते हैं। यह शब्द हमें इतने घरेलू लगते हैं कि इनसे एक अपनापन जैसा महसूस होने लगता है। इस गीत के संदर्भ में मैं इनके कुछ बिंबों को उद्धृत करना चाहूंगा। सामान्य बोलचाल के शब्दों से ऐसे बिंब का सृजन करते हैं कि लोग चमत्कृत रह जाते हैं। एक देखिए कि पत्थरों में आदमी ढलते रहे। यदि व्यक्ति की संवेदना मर जाएगी तब तो वो पत्थर ही तो हो जाएगा। बिल्कुल पत्थर हो जाता है आदमी। आंखों से पट्टी नहीं हटाओ, क्योंकि लोग यहाँ धृतराष्ट्र बनकर रहना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दोष क्या था, नेत्रहीन होना उसका दोष नहीं था। धृतराष्ट्र की दृष्टिहीन होना, दृष्टिहीन होना उसका दोष नहीं था, क्योंकि दृष्टिहीन तो उसे किसी और ने, विधाता ने बना दिया था। उसका दोष ये था कि उसकी सभा में जहां का वह राजा था, उसकी पुत्रवधू या फिर उसके राज्य की एक महिला का चीर हरण किया गया और उसमें देखता रहा। वो देखता रहा मतलब नेत्रों से देखना नहीं, वह जानता था, लेकिन उसने रोकने की कोशिश नहीं की, वो उसे समझने की कोशिश नहीं की। हाँ, तो अंधा बन के रहा, मतलब विचारों से का सबसे बड़ा दोष था नेत्रहीन होना नहीं था।
नेत्रहीन बनकर अन्याय और अत्याचार को देखते रहना उसका दोष था। उसकी इसी दोष के लिए आने वाली कई पीढ़ियां और कई पीढ़ियां गुजर गई, उसे आज तक उलाहना देती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल मुहावरा बन गया साहब, धृतराष्ट्र मुहावरा बन गया, जो अपने बेटों का ध्यान नहीं देता, जो तो ये उपालंभ, हाँ, यह उपालंभ उसकी दृष्टिहीनता पर नहीं है, उसकी विवेक शून्यता पर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सही तो बात। हम यदि इस समय में रह रहे हैं, एक मुझे नेपोलियन बोनापार्ट की एक बहुत अच्छा कोट है, वो मुझे याद आता है। हालांकि नेपोलियन बोनापार्ट अच्छे चरित्र के रूप में इतिहास में व्याख्यायित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके कोट को यहाँ पर कोट कर रहा हूँ कि द वर्ल्ड सफर्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ द बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ द गुड पीपल। लोग अच्छे हैं, अच्छे बने रहना चाहते हैं, वह बोलते नहीं है, वह प्रतिकार नहीं करते। बिल्कुल तटस्थता के लिए भी माफ नहीं किए जाएंगे जी, इसलिए माफ नहीं। दिनकर जी ने भी कहा है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। बिल्कुल सही बात है। यदि किसी का चीर हरण हो रहा है तो कोई मौन कैसे रह सकता है? अगर मौन रह रहा है तो वह अपराधी है। यदि कोई स्त्री को उठाकर ले जा रहा है, उस समय में एक पक्षी, एक गिद्ध अपने प्राण का बलिदान कर देता है एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। बिल्कुल वह चाहता, वो तो पक्षी था, वह तो मनुष्यतर जीव था, लेकिन समाज को एक आदर्श देने के लिए उसने अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया। बिल्कुल एक सभा नहीं, एक महादेश का राजा है, महान देश का राजा है, और उसकी सभा में महिला की चीर खींची जाती रही, वह चुप रहा। उसके सभासद जो सब तरह से समर्थ थे वह भी चुप रहे, तटस्थ रहे, कि हमने इस तरफ हमने इसका चीर हरण करने के लिए कह रहे हैं, न ही हम इसका चीर हरण रोक रहे हैं। तो तटस्थता भी एक तरह की पक्षधरता है। हाँ। वो तो यदि उस समय में व्यक्ति तटस्थ नहीं रहता, यदि सभासद, यदि भीष्म सर्वशक्तिमान थे, वह खड़े हो जाते कि यह नहीं होगा। बिल्कुल यदि वो अपना शस्त्र उठा लेते तो ये नहीं होता। तो इस कविता के माध्यम से भी एक बहुत ही पैनी सीख है और एक बहुत ही करारा व्यंग्य है। कवि आशावान तो है, लेकिन थोड़ा क्षोभ है उसको वर्तमान पीढ़ी की निष्क्रियता पर, कि जो देखना ही नहीं चाहता है उसको क्या दिखाया जाएगा। उसकी आंखों से पट्टी हटाने की जरूरत ही नहीं है, फिर छोड़ दो। हम पट्टी हटा सकते हैं, किसी का आंख तो नहीं खोल सकते हैं ना, पट्टियां हटा देंगे हम, वो अपनी आंखें बंद कर देगा। विजन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते हैं। तो इन्हें उनकी स्थिति पर छोड़ दिया जाए। उनके ऊपर व्यंग्य है, निष्क्रियता पर, मौन बने रहने पर, अच्छे बने रहने पर व्यंग्य है ये। धूप एक और है, बिना परछाइयों के अंधेरे। धूप, चटकती धूप को जो लूट जाते हैं, जो लूट जाते हैं चटकती धूप को, उन लुटेरों का पता किसे मिलेगा? अब देखिए, लुटेरे अंधकार में लूटते थे, और यह ऐसा समय आ गया है कि अंधकार तो छोड़िए, धूप में जब चमकीला प्रकाश है तब किसी और को लूटे तब तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, लुटेरों का दुस्साहस बहुत बढ़ गया है। किंतु यहाँ तो सब कुछ अपसाइड डाउन हो रहा है। अब लुटेरे धूप में नहीं लूटते हैं, धूप को ही लूट ले जाते हैं। हाँ, वो अंधेरा ही फैला देते हैं चारों तरफ, धूप को ही लूट ले जाते हैं, वो अंधेरा ही फैला देते हैं। उनका पता किसी को कैसे मिलेगा? और जो अंधकार होता है उसकी कोई परछाई नहीं होती। हाँ, और अंधकार में परछाई दिखाई भी नहीं देती, व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता। तो उस अंधकार को कैसे ढूंढेगा? और जब उसको ढूंढेगा नहीं तो उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? तो एक जीवन का जो काल क्रम है, जो उसकी सीमाएं हैं, जो युगीन प्रश्न हैं, जो तात्कालिक वस्तु स्थिति है, जिन्होंने हमारी चेतना को कुंठित कर दिया है, हमारे विवेक को कृत्रिमता के आवरण से ढक दिया है,
उसमें हमें अनुभूत सत्य की खोज करनी पड़ती है। उस खोज के लिए हमें सतत श्रम साध्य रहना पड़ता है, और यह श्रम एक जीवन का श्रम नहीं है, यह श्रम एक व्यक्ति का श्रम नहीं है, यह श्रम एक समाज का है, यह श्रम एक युग का है। और जब कवि उद्घोषणा करता है, कवि की वाणी एक क्रांति होती है, इसमें यह भी भाव आया है कि पट्टियां आंखों से इनकी मत हटाओ, लोग अब जो है सो धृतराष्ट्र बनकर ही रहना चाहते हैं, सभी के पांव दुरुस्त हैं लेकिन कोई चलकर नहीं आएगा। मतलब यूं तो सबका पांव है महफूज, फिर भी ये न समझो कि कोई आएगा चलकर। कोई नहीं चलकर आएगा, पांव सभी के हैं लेकिन चलने का साहस नहीं है उनमें, चलने का विवेक नहीं है उनमें। और कवि का क्रांति पूर्ण कार्य यही होता है कि उनमें चलने का साहस भरना, समाज को एक दिशा देना, जो विवेकहीन है उन्हें विवेक प्रदान करना। लेकिन हमारा समाज इतना कुंठित हो चुका है कि वहां तक कवि का आह्वान ही नहीं पहुंचता है, और तब कवि बड़े ही क्षोभपूर्ण स्वर में कहता है, एक बिंब का सृजन करता है, वह बिंब है श्वासों की प्रतिध्वनियां। मतलब वह इतना वहां पर नीरव अकेलापन है जहां वह अपने ही श्वासों की प्रतिध्वनि तक सुनता है। जो इको है उसी के श्वास की है। उसी का मतलब है कि इस समाज में, इस रीढ़ विहीन समाज में एकमात्र स्वर है, और वह स्वर इतना अकेला है कि उस अकेलेपन में वह अपने ही सांसों की प्रतिध्वनियों को दूसरे की सांस तक नहीं, और कोई नहीं है। मतलब यहाँ पर और अन्य जो हैं अस्तित्व विहीन है। उस आज का जो कुंठापूर्ण माहौल है, जो मौन साधने की प्रवृत्ति है, जो उचित और अनुचित में फर्क नहीं करने की प्रवृत्ति है, उस पर यह कठोर व्यंग्य है। और मैं फिर कहता हूं कि मर्मज्ञ जी के गीत आपको गुदगुदाएंगे नहीं, ये आपको चूहेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मर्मज्ञ जी, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में बातचीत करने में और आपके गीतों को सुनने में। मैं ये समझता हूँ कि गीत की यही सफलता है और गीत का यही उद्देश्य भी है कि हम गीतों के माध्यम से संवेदना को जगाएं और एक बेहतर मनुष्य बनाने का कार्य करें। हम उन लोगों को कचोटें, हम लोगों के पास में नश्तर लेकर के जाएं और उनको एक पैना सा घाव देकर के एहसास कराएं कि संवेदना को जियो इन गीतों के माध्यम से। आपने बहुत सारे गीत हम लोगों के बीच में रखे। केशव जी ने उनकी बहुत अच्छी जो है उनकी सफलता पूर्वक उन गीतों की खोजबीन की, उसकी पड़ताल की और उनके अंदर से अच्छी चीजों को निकाल करके हम लोगों के सामने रखा। यही एक सफल समीक्षक का कार्य होता है। तो मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं मर्मज्ञ जी को और केशव जी को। भोर की प्रस्तावना है ये, और मैं ये मानता हूं कि ये प्रस्तावना ऐसी है जिससे एक सुखद भोर का आगमन होगा। मैं इस उम्मीद के साथ में और आपको बहुत बधाई देते हुए आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप क्रिटिक्स ऑफ क्रिएटिविटी के इस टॉक शो में शामिल हुए और हमारी बातचीत हुई। प्रेम जी, मैं भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके पटल पर, इस समृद्ध पटल पर आकर धन्य हुआ और अभिभूत हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही हमारे मित्र केशव जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मेरे गीत की समीक्षा, उस पर इतनी सारगर्भित चर्चा प्रस्तुत की और वहां तक लेके गए जहां तक शायद मैंने भी सोचा नहीं था गीत लिखते समय। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पटल से जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार मेरी ओर से भी आप दोनों को बहुत धन्यवाद, आभार। आपने अपने समकक्ष मुझे बैठने का अवसर दिया, यह मेरे लिए एक गौरव का विषय है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। बहुत आभार, और बहुत ज्ञान जी आभार। को उनकी आगामी पुस्तक के लिए फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारी हम तरफ उम्मीद से। करते हैं कि वह पुस्तकाकार कृति शीघ्र ही हमें प्राप्त होगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत